जय हिंद। आई एम अरुण एंड आई वेलकम यू ऑल टू T2 क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है यूरोप की नदियाँ। इससे पहले हम एशिया महाद्वीप की नदियाँ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यूरोप की नदियों से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूरोप की नदियों से कि उसके किनारे कौन सा शहर स्थित है या वो कौन से देश से होकर प्रवाहित होती है, कौन से सागर में जाके गिरती है। जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी इन नदियों में जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। मेजर रिवर ऑफ द यूरोप। ये आपको यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप दिखाई दे रहा है। ये फिजिकल मैप है। देखिए नदियाँ जो होती हैं वो ऊंचे स्थान से निकलती हैं, पहाड़ियों से, पठारों से। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूरोप में कौन कौन से प्रमुख पठार या पहाड़ हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा यूराल माउंटेन, जो कि एशिया और यूरोप की प्राकृतिक बाउंड्री बनाता है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा काकेशस माउंटेन। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है काकेशस स्टेट के अंदर ये माउंटेन है, जो कि कैस्पियन सागर को ब्लैक सागर से जोड़ता है। उनके बीच में है काकेशस माउंटेन। ये भी एशिया और यूरोप महाद्वीप की प्राकृतिक बाउंड्री बनाता है। ये आपको मिलेगा आइबेरियन प्लेटू। आइबेरियन प्लेटू में आपको दो देश दिखाई देंगे, पुर्तगाल और स्पेन। दो देशों में फैला हुआ है आइबेरियन प्लेटू। आइबेरियन प्लेटू और फ्रांस के बीच में, या हम कहें स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम प्रेनीस कहते हैं। यह है प्रेनीस पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे आपको बहुत ही फेमस पर्वत दिखेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी जाते हैं। आल्प्स माउंटेन रेंज, ये 9 देशों में फैले हुए हैं। उन्हें अल्पाइन कंट्री कहते हैं। उसके विषय में हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। इटली वाले क्षेत्र में आपको मिलेंगे एपेनाइज पर्वत श्रृंखला मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला। कौन सी है ये कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला है। नीचे जो मेडिटेरियन सी, एडियाटिक सी या एजियन सी के आसपास वाले देश हैं, ये एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसे हम बोलते हैं बाल्कान पेनिनसुला। और यहाँ पे जो प्लेटू है इसे हम बाल्कान प्लेटू बोलते हैं, या बाल्कान पर्वत भी इसे हम बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको जर्मनी वाले क्षेत्र में यहाँ पे एक ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी। ब्लैक फॉरेस्ट स्कैंडिनेवियन कंट्री में हम जाएंगे, नॉर्वे में, तो आपको स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स दिखाई देंगे। और बीच का जो क्षेत्र बच जाता है, ये पूरे का पूरा मैदानी क्षेत्र बन जाता है, बच जाता है यूरोप का। यहाँ पे आपको नदियाँ दिखाई दे रही हैं, यूराल नदी, वोल्गा नदी, डोन नदी, नीपर नदी, निस्टर नदी। यहाँ पे आपको डैन्यूब दिखाई देगी, पो दिखाई देगी, तागुस दिखाई देगी, लोरे दिखाई देगी, राइन नदी, एल्ब नदी, ओल्डर नदी, और भी बहुत सारी नदियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। इन नदियों के विषय में ही आज हम बातचीत करेंगे। कुछ आसपास के सागर जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, यूरोप के आसपास में पड़ने वाले, उनके नाम भी हम जान लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं सागरों में जाके नदियां गिरेंगी। ये कैस्पियन सागर है जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ये ब्लैक सी है, दिस इज ब्लैक सी। यहाँ पे जो नीचे यूरोप के दक्षिण में जो सागर पड़ता है इसे हम बोलते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के भी कुछ छोटे छोटे हिस्से हैं, जैसे यहाँ पे है एजियन सी। इटली वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा एड्रियाटिक सी। यहाँ पे जो फ्रांस के दक्षिण में आपको मिलेगा लेगोरियन सी। यहाँ पे आपको मिलेगा बे ऑफ बिस्के। ये पूरे का पूरा अटलांटिक ओशियन है। ब्रिटेन और फ्रांस या ब्रिटेन और यूरोप के बीच में जो ये सागर बन जाता है इसे हम बोलते हैं नॉर्थ सी। और बाल्टिक कंट्री के आसपास वाला जो ये सागर है इसे हम बोलते हैं बाल्टिक सी। यूरोप के दक्षिण में यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको आर्कटिक ओशियन मिलेगा, और आर्कटिक ओशियन का जो छोटा वाला सागर आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं व्हाइट सी। तो इन्हीं सागरों में जाकर नदियाँ गिरेंगी। जैसे जैसे अब वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे हम इनके बारे में बात करते रहेंगे। ये यूरोप का पॉलिटिकल मैप है, इसके विषय में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। सबसे पहली नदी है हमारी यूराल नदी। यूराल नदी जो रसिया और कजाकिस्तान में बहती है। देखिए ये यूराल माउंटेन्स हैं। यूराल माउंटेन्स से ही निकलती है यूराल नदी, और इस तरह से कुछ प्रवाहित होती हुई कैस्पियन सागर में गिर जाती है। यहाँ पे जो देश हैं ये रसिया है, और कुछ कजाकिस्तान का बाउंड्री वाला हिस्सा भी यहाँ पे आता है। ये यूराल नदी है, रसिया और कजाकिस्तान से बहती है। कहाँ जाके गिरती है? कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। यूरोप और एशिया की प्राकृतिक बाउंड्री भी बनाती है। यही 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। यूराल माउंटेन से निकलती है, रसिया और कजाकिस्तान में बहती है, कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट शहर की बात करें तो आप याद कर सकते हैं, वैसे यहाँ से आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। मेन याद रखना आपको 2 देशों में बहती है, रसिया और कजाकिस्तान। ये थी यूराल नदी। उसके बाद हम बात करते हैं वोल्गा नदी की। वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और केवल एक ही देश रसिया के अंदर बहती है। रसिया एशिया में भी है, रसिया यूरोप में भी है। रसिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, तो यूरोप वाले रसिया में बहने वाली नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाके गिरती है।
ये वोल्गा नदी का मैप है। यहाँ पे आपको दिखाई देगी वोल्गा नदी कुछ इस तरह से प्रवाहित हो रही है। वोल्गा नदी जैसे यूराल कैस्पियन सागर में गिरी थी, ऐसे ही वोल्गा नदी भी कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर एक झील है, सागर नहीं है, आकार में बड़ी है, इसलिए हम इसको सागर बोल देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी झील है ये वोल्गा नदी है। पूर्ण रूप से आपको रसिया में बहती हुई दिखाई देगी। इसकी दो सहायक नदियां अक्सर एग्जाम में आती रहती हैं, एक है ओका, दूसरी है कामा। कामा और ओका वोल्गा की सहायक नदियां हैं। जो रूस की कैपिटल है मॉस्को, वो मोस्कावा नदी के किनारे पर है, और मोस्कावा नदी जो है वो भी इसी वोल्गा नदी की सहायक नदी है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वल्दाई हिल्स से ओरिजिनेट होती है, याद रखिएगा। वोल्गा नदी वी से वोल्गा, वी से वल्दाई, वल्दाई माउंटेन्स से निकलती है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिर जाती है। दो इम्पोर्टेंट शहर हैं, वोल्गोग्राड और नोवोग्राड। वोल्गोग्राड और नोवोग्राड दोनों ही रसिया के शहर हैं और दोनों ही वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी और कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी। जो बात मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अगली नदी की बात हम करते हैं, नीपर, डी एन साइलेंट है, ये नीपर नदी है, डी साइलेंट है। तो जो नीपर नदी है, नीपर नदी जो है वो कहाँ कहाँ बहती है? वो यूक्रेन, रसिया और बेलारूस में बहती है। आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है यूक्रेन और रसिया का युद्ध। इसी नदी के जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, इस नदी के पूर्व वाले यूक्रेन में वो युद्ध काफ़ी अधिक मात्रा में, काफ़ी अधिक क्रूरतापूर्वक लड़ा जा रहा है। काफ़ी नुकसान भी हुआ है दोनों ही देशों को इस युद्ध को लेकर। तो इसी नदी के किनारे पर इस यूक्रेन देश की राजधानी कीव स्थित है। कीव, कीव यूक्रेन की राजधानी है। और कीव किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये जो नीपर नदी आपको दिख रही है, इस नीपर नदी के किनारे पर स्थित है कीव। ये नीपर नदी कहाँ से आती है? ये रसिया से निकल के आती है। कहाँ से आती है? रसिया से निकल के आती है। कहाँ गिर जाती है? ये जो सागर है, ये वाला जो सागर है, ये ब्लैक सागर है। कौन सा सागर है? ये ब्लैक सागर, काला सागर में जाके नीपर नदी गिर जाती है। यूक्रेन की राजधानी कीव इसी नदी के किनारे पर स्थित है। और इसमें जानने वाली बात यह है कि ये बेलारूस में भी होकर बहती है। बेलारूस भी आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहता है। बेलारूस, यूक्रेन और रसिया, तीन देशों से होकर बह रही है, याद रखिएगा। मुख्य मुख्य शहर जो हैं वो ये हैं, ये सारे के सारे शहर जो हैं वो जो हैं किसके हैं? यूक्रेन के हैं। यूक्रेन के शहरों में युद्ध चल रहा है। तो देखिए, कीव, जोपोरशियाक, खारसून, निकोपोल और चेरस्की, ये सारे के सारे शहर अक्सर आजकल न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि इन शहरों में युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में। तो इन शहरों में से कोई सा भी शहर आपसे पूछा जा सकता है कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए यूक्रेन का कोई भी शहर, तो ज़्यादातर शहर आपको इसी नदी के किनारे पर मिलेंगे, जिसका नाम क्या है? नीपर। नीपर यूक्रेन की एक मुख्य नदी है। नीपर नदी की जो क्षेत्र है, नीपर नदी के मैदानों में गेहूं की काफ़ी अधिक मात्रा में और सूरजमुखी की काफ़ी अधिक मात्रा में खेती करी जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना याद आपको रखना है मेन, ये ब्लैक सागर में गिरती है। ब्लैक सागर याद रखिएगा, ब्लैक सागर, काला सागर में गिरती है नीपर नदी। अगली बात करेंगे हम डोन नदी की। डोन नदी जो है वो सी ऑफ एजोव में गिरती है, काकेशस पर्वत श्रृंखला के पास में। और ओरिजिनेट कहाँ से होती है? रसिया से ओरिजिनेट होती है, रसिया में ही बहती है। और सी ऑफ एजोव जो कि ब्लैक सागर का ही हिस्सा है, उसमें आके गिर जाती है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये ब्लैक सागर आपको दिखेगा, ये दिखेगा आपको काकेशस पर्वत श्रृंखला। ये काकेशस पर्वत श्रृंखला जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ये कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है। काला सागर के ऊपर ये छोटा सा और सागर है जिसे हम बोलते हैं सी ऑफ एजोव। इन दोनों के बीच में जो जल संधि है उसे बोलते हैं किर्च की जल संधि। देखिए इस वाले क्षेत्र में भी आजकल काफ़ी युद्ध चल रहा है। और ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है, जो पेनिनसुला आपको दिखाई दे रहा है, इस पेनिनसुला को बोलते हैं हम क्रीमिया का पेनिनसुला, जिस पर 2015-16 में रसिया ने कब्जा कर लिया था। ये वैसे यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन अभी रसिया का हिस्सा है यह क्रीमियन पेनिनसुला। और ये इसके ऊपर जो सागर है उसको हम बोलते हैं सी ऑफ एजोव। तो सी ऑफ एजोव में आकर गिरती है डोन नदी। रसिया से निकलती है, रसिया में ही बहती है और रसिया में ही आके सी ऑफ एजोव में आके गिर जाती है। एक चीज़ और आजकल बहुत न्यूज़ में रहती है, डोनेट्स। डोनेट्स एक स्टेट है, एक राज्य है यूक्रेन का। और डोनेट्स एक नदी का नाम भी है जो इसी की सहायक नदी है, डोनेट्स। ये नाम आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा, डोनेट्स। ठीक है, तो डोन नदी कहाँ आके गिरती है? रसिया की नदी है, सी ऑफ एजोव में आके गिरती है। इतना ही आपको याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट शहर है रसिया का, नोवोमोस्कोव। क्या नाम है इसका? नोवोमोस्कोव। ये जो है शहर है और यहीं से इस नदी का उदय भी होता है। किसका? डोन नदी का। अब इतने सारे फैक्ट आपको याद नहीं रखने हैं,
आपको बस इतना याद रखना है कि ये काकेशस पर्वत श्रृंखला के पास सी ऑफ एजोब में जाके गिर जाती है। रशिया में बहने वाली नदी है, सी ऑफ एजोब में जाके गिर जाती है। इतना ही आपको इसमें याद रखना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अगली बात करते हैं हम डैन्यूब नदी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है यूरोप की इंपॉर्टेंट नदी है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। डैन्यूब जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है यूरोप की। ये आपको नदी दिखाई दे रही है, ये सबसे लंबी नदी है यूरोप की, दूसरी सबसे लंबी नदी है यूरोप की, दूसरी सबसे लंबी नदी। अभी वैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा है। तो डैन्यूब जो है सबसे लंबी नदी है, दूसरे नंबर पर यूरोप की। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10 देशों से होकर ये बहती है। देखिए ये जर्मनी है, जर्मनी के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा स्लोवाकिया और हंगरी, दोनों देशों का बॉर्डर बना रही है। ये स्लोवाकिया है, ये हंगरी है, दोनों देशों के बॉर्डर पे प्रवाहित होती है। उसके बाद आपको दिखेगा एक क्रोएशिया और ये दिखेगा सर्बिया। क्रोएशिया और सर्बिया की सीमा पे भी प्रवाहित होती है, उसके बाद सर्बिया में चली जाती है। सर्बिया के बाद ये सर्बिया और रोमानिया की सीमा पे प्रवाहित होती है। बुल्गारिया और रोमानिया की सीमा पे प्रवाहित होती है। उसके बाद ये चली जाती है हमारी, यहाँ पे एक छोटा सा देश आपको मिलेगा मालदोवा और रोमानिया की सीमा पे प्रवाहित होती है। यूक्रेन और रोमानिया की सीमा पे प्रवाहित होती है और उसके बाद जाके काला सागर में गिर जाती है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये जो आप कंट्री हैं ये 10 देशों से प्रवाहित हो रही है और 10 देशों से प्रवाहित होते हुए कई सारे देशों की सीमा बना रही है। जो जो मैंने आपको वीडियो में बताया उसको आप पॉज करके बैक करके दोबारा सुनिए कौन कौन से देशों की सीमा पर ये बह रही है। तो दुनिया में सबसे अधिक देशों से बहने वाली नदी है डैन्यूब नदी। सबसे अधिक देश हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मालदोवा और यूक्रेन। इसमें से अधिकतर देशों की बॉर्डर पे सीमा पे प्रवाहित होती है ये नदी। इन देशों की जो राजधानियां हैं वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और ब्रस्तिस्लावा, ये राजधानियां भी इसी नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो यहाँ दो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हैं कि दुनिया में सबसे अधिक देशों से बहने वाली नदी डैन्यूब नदी है, दूसरे नंबर पे नाइल आती है। दुनिया में सबसे अधिक देशों की राजधानियां या सर्वाधिक राजधानियों से होकर गुजरने वाली नदी या नदी के किनारे पर स्थित सर्वाधिक राजधानियां जो हैं वो 4 हैं। नदी का नाम डैन्यूब ही है, ठीक है, डैन्यूब ही है। डैन्यूब कहाँ जाके गिरती है? डैन्यूब नदी ब्लैक सागर में जाके गिर जाती है। शुरू कहाँ से होती है? तो शुरू मैंने जैसे आपको बताया था ये जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन श्रृंखला है। तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन श्रृंखला जर्मनी का जो है यूरोप में, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। ब्लैक फॉरेस्ट से लेकर कहाँ तक चली जाती है? ब्लैक सी तक चली जाती है। इन देशों के नाम, राजधानियों के नाम आप याद रखिएगा। ये कौन से देश की कौन सी राजधानी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। बाकी आप राजधानियाँ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे आपको वीडियो में अभी बताऊंगा जब दो राइन और डैन्यूब दोनों को सम्मिलित होकर पढ़ाऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है राइन नदी। राइन नदी का इम्पोर्टेंट रोल ये है कि ये एक बहुत ही मुख्य व्यापारिक मार्ग रहा है। इसके थ्रू जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और एक डच भारत में आए थे, तो डच इसी नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह स्थित है एम्स्टर्डम। उस एम्स्टर्डम बंदरगाह पर अपना सामान उतारते थे और वहाँ से नाव के द्वारा, बोट के द्वारा पूरे यूरोप में सेल किया करते थे। तो राइन एक मुख्य व्यापारिक मार्ग रहा है यूरोप का। कहाँ से शुरू होती है? ये एल्प्स माउंटेन श्रृंखला से शुरू होती है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जो एल्प्स माउंटेन श्रृंखला है, अल्पाइन देश है, उनमें स्विट्जरलैंड भी आता है। मुख्य रूप से आल्प्स का जो सेंटर है वो स्विट्जरलैंड ही है, वहाँ से इस नदी का उदय होता है। कुछ देशों के बॉर्डर पर बहती है, स्विट्जरलैंड और लिंचस्टाइन। लिंचस्टाइन जो है इसको लिंचस्टीन भी बोलते हैं, लेंचस्टाइन भी बोलते हैं। ये एक बहुत छोटा सा देश है, इस स्विट्जरलैंड और लिंचस्टाइन के बॉर्डर पे बहती है। उसके बाद स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे बहती है, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बॉर्डर पे बहती है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर भी बहती है। तो इतने सारे देशों के बॉर्डर पर ये नदी बहती है। नॉर्थ सी अटलांटिक ओशियन में जाके गिर जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट शहर आपको मिलेंगे, रोटरडम जहाँ इसके मुहाने पर बंदरगाह है, और बेसेल्स और रोटरडम इसी नदी के किनारे पर स्थित हैं। राइन नदी किनारे पर। आल्प्स स्विट्जरलैंड से निकलती है। कितने देशों से होके बहती है? तो ये नदी 6 देशों से होके बहती है, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और लिंचस्टाइन। देखिए हम वीडियो में देख लेते हैं। ये है हमारा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के पास में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा देश है, इस मैप में आपको दिखेगा भी नहीं, आप गूगल मैप में अपने एटलस में ढूंढिए, यहाँ पे है लिंचस्टाइन। तो ये स्विट्जरलैंड से निकल रही है, फिर स्विट्जरलैंड और लिंचस्टाइन के बॉर्डर पे बह रही है, फिर स्विट्जरलैंड और ये ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पर बहती है। उसके बाद ये घूम के चली जाती है फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर बहती है।
फ्रांस जर्मनी के बॉर्डर पे बहती हुई, प्लस स्विट्जरलैंड और जर्मनी का बॉर्डर भी ये नदी बनाती है। तो यहीं पे 4 देशों का बॉर्डर बना रही है। उसके बाद इस तरह से जाती हुई एम्स्टर्डम रोटरडम जाके हमारा नॉर्थ सी में जाके मिल जाती है। ये नॉर्थ सी है। ये है हमारी कौन सी नदी? ये है हमारी राइन नदी। कौन सी नदी है? राइन नदी। अब देखिए राइन नदी, ये राइन नदी है, इंपॉर्टेंट व्यापारिक मार्ग है। और ये कौन सी नदी है? जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था, ये वाली नदी। ये कौन सी नदी है बताइए कमेंट करके मुझे। ये डैन्यूब नदी है। ठीक है, डैन्यूब नदी और राइन नदी दोनों को आप देखें मैप में तो एक जा रही है नॉर्थ सी में राइन, डैन्यूब जा रही है ब्लैक सी में। दोनों का उदय जो हो रहा है वो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के आसपास से लगभग एक ही जगह से हो रहा है। और दोनों का जो उद्गम है वो काफ़ी आसपास वाले क्षेत्र में है। एक स्विट्जरलैंड एल्प से निकल रही है राइन, और डैन्यूब निकल रही है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से। तो इन नदियों को जोड़ा जा सकता है और जोड़ के इनका व्यापारिक मार्ग भी बनाया जा सकता है। अगर इन नदियों को हम जोड़ दें किसी नहर के थ्रू तो हमारा जो ब्लैक सागर है वो अटलांटिक ओशन या नॉर्थ सागर से जुड़ जाएगा। तो इसी के लिए एक नहर का निर्माण किया गया जिसे हम कहते हैं राइन मेन डैन्यूब कैनाल। मेन क्या है? मेन एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है राइन की। तो मेन नदी को डैन्यूब नदी से जोड़ दिया गया। जब राइन की सहायक नदी मेन को डैन्यूब से जोड़ दिया गया तो मेन नदी जो है, डैन्यूब नदी जो है, राइन नदी से अपने आप जुड़ जाएगी। इस कैनाल का नाम है मेन डैन्यूब कैनाल, आल्सो कॉल्ड द यूरोपा कैनाल भी इसी को कहते हैं। जब दोनों नदियां जुड़ गई तो एक कमर्शियल वाटरवे बन जाता है। ये जोड़ी किस राज्य में गई हैं, किस स्टेट में गई हैं या किस देश में गई हैं? वो जर्मनी के अंदर इन दोनों नदियों को जोड़ा गया है। और जर्मनी का अगर भी हम राज्य की बात करें तो उसका नाम है बवारिया। कब जोड़ा गया था? 1992 में इस कैनाल को बनाया गया था। ये 171 किलोमीटर लंबी कैनाल है। 171 लंबी कैनाल है और मेन नदी को जोड़ती है। जैसा मैंने आपको बताया राइन की सहायक नदी है मेन नदी। इस तरह से एक वाटरवे बन गया है ब्लैक सी से लेकर नॉर्थ सी के बीच में। जो छोटा सा आपको जगह दिखाई दे रहा है यही है मेन राइन डैन्यूब कैनाल। देखिए ये राइन नदी है, ये राइन नदी है, ये डैन्यूब नदी है। मेन जो है वो राइन की सहायक नदी है। अब मेन को हमने डैन्यूब से जोड़ दिया तो ये दोनों नदियां जुड़ गई, यानी कि ब्लैक सी जो है वो नॉर्थ सी से इस तरह से कुछ जुड़ जाता है। यही है कैनाल। कौन सा देश है ये जर्मनी देश है। अब एक बार फिर हम इन सारे देशों का रिवीजन जरूर करेंगे क्योंकि फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सारी की सारी दोनों की दोनों नदियाँ। देखिए जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकल रही है कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। ये डैन्यूब है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। पहला देश जर्मनी आया। दूसरा देश आया ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। जैसे मैंने आपको बताया 4 राजधानी आएंगी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है इसी नदी किनारे पर स्थित है। नदी का नाम है डैन्यूब। उसके बाद ये नदी हंगरी और स्लोवाकिया के बॉर्डर पर बहेगी। यहाँ पे 2 राजधानियाँ इसकी सीमा पे आएंगी। एक है ब्रस्टिस्लावा जो कि स्लोवाकिया की राजधानी है, दूसरी है बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है। दोनों की दोनों राजधानियां इसी नदी किनारे पर आएंगी। उसके बाद हंगरी में प्रवाहित होती हुई ये नदी चली जाएगी क्रोएशिया और सर्बिया के बॉर्डर पर। मेरे साथ आप मैप में लोकेट करते रहिए। क्रोएशिया और सर्बिया के बॉर्डर पर जाएगी। और सर्बिया की जो राजधानी है बेलग्रेड वो भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद ये नदी रोमानिया और सर्बिया के बॉर्डर पर बहेगी। बुल्गारिया प्लस रोमानिया के बॉर्डर पर बहेगी। उसके बाद ये नदी यहाँ पे आपको छोटा सा देश दिखाई दे रहा है मालदोवा और रोमानिया के बॉर्डर पर बहेगी और ब्लैक सी में जाके गिर जाएगी। तो इस तरह से 10 देश आए, 4 राजधानी आई। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रस्टिस्लावा। ये 4 राजधानियां 10 देश इस नदी के किनारे पर पड़े। इस नदी इन देशों से होकर गुजरी। इसी तरह से जो दूसरी हमारी नदी है जिसका नाम है हमारा राइन निकली है स्विट्जरलैंड के आल्प्स माउंटेन श्रृंखला से। उसके बाद ये स्विट्जरलैंड और लिंचेस्टाइन एक छोटा सा देश है यहाँ पे उनके बॉर्डर पर बही। उसके बाद ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पर बही। उसके बाद ये स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बॉर्डर पर बही। उसके बाद ये जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर बही। और इस तरह से घूमती हुई जाती हुई जर्मनी नीदरलैंड्स देशों से निकलती हुई जाके गिर गई हमारी नॉर्थ सागर में। तो ये 6 देशों से निकली, ये 10 देशों से निकली। ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं
किसकी? यूरोप की। याद रखिएगा, इन दोनों नदियों से ही क्वेश्चन आते हैं। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए एक कैनाल बनाई गई है जिसका नाम है राइन मेन डैन्यूब कैनाल। मेन जो है वो राइन नदी की सहायक नदी है, मेन जो है वो राइन की सहायक नदी है। इस तरह से हमने ब्लैक सागर को नॉर्थ सागर से जोड़ दिया है। अब हम बात करेंगे एक और नदी, इसका नाम है एल्ब। एल्ब नदी जो है वो सेंट्रल मध्य यूरोप में बहती है। जियांट माउंटेन से ये निकलती है। जियांट माउंटेन कहाँ पे हैं? चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक जो देश है उसमें ये पाए जाते हैं। उसके बाद ये जर्मनी में बहती हुई जाके नॉर्थ सागर में गिर जाती है। इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है, गिरती कहाँ पे है एल्ब नदी? नॉर्थ सागर में गिरती है। चलती कहाँ से है? जियांट माउंटेन चेक रिपब्लिक से चलती है। चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। ये जो आपको नदी दिख रही है ये एल्ब नदी है। जो सागर आपको दिख रहा है ये नॉर्थ सागर है। ये जो देश है ये है चेक रिपब्लिक और ये है जर्मनी। यहाँ पे जियांट माउंटेन है, यहाँ से नदी उदय होती है चेक रिपब्लिक से। चेक रिपब्लिक से निकलने के बाद ये नदी जाती हुई जर्मनी में बहती हुई जाके नॉर्थ सागर में गिर जाती है। नाम है एल्ब। बस इतना ही यहाँ पे आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट नदी है तागुस। तागुस जो इम्पोर्टेंट नदी है वो आइबेरियन पेनिनसुला, मैंने आपको जो बताया, अरेबियन नहीं है, आइबेरियन है। याद रखिएगा, अरेबियन पेनिनसुला जो है वो एशिया में है, आइबेरियन पेनिनसुला जो है वो यूरोप में है। दो देश इस पेनिनसुला पे पड़ेंगे, हालांकि देश इस पे 4 पड़ेंगे लेकिन मुख्य रूप से 2 ही पड़ेंगे। दोनों का नाम है स्पेन और पुर्तगाल। तो इन वाले क्षेत्र में अरेबियन पेनिनसुला में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये जो पेनिनसुला आपको दिखाई दे रहा है, पेनिनसुला क्या होता है? 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ जगह को पेनिनसुला कहते हैं। ये हमारा अटलांटिक ओशियन है, ये हमारा मेडिटेरियन सी है। इन दोनों के बीच में ये 3 तरफ से ज़मीन घिर गई है, इसको हम बोलेंगे आइबेरियन पेनिनसुला। मुख्य रूप से आपको 2 देश दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, स्पेन और पुर्तगाल। एक छोटा सा देश और भी है जो इस मैप में आपको नाम नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर पे, नाम है एंडोरा। और यहाँ पे जो हमारी एक स्ट्रेट है जिसको हम बोलते हैं, नाम मुझे आप बताइए, जिब्राल्टर स्टेट यहाँ पे आपको मिलेगी। जिब्राल्टर स्टेट का जो उत्तरी वाला भाग है वो यूके की टेरिटरी है, यूके की टेरिटरी है स्पेन के अंदर। तो मुख्य रूप से आइबेरियन पेनिनसुला में 4 देश आपको दिखाई देंगे, पुर्तगाल, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी, प्लस जो मैंने आपको छोटा सा देश बताया था एंडोरा। यहाँ पे दोनों फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे मिलेगा एंडोरा। तो इस जो पेनिनसुला है आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जिसका नाम क्या है? तागुस। ये तागुस नदी है। यहाँ पे बस इतना आपको याद रखना है, ये स्पेन और पुर्तगाल में बहती है। और जो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, इसी नदी के किनारे पर स्थित है। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है तागुस नदी। पुर्तगाल की राजधानी जिसका नाम है लिस्बन, इसी नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे रोन नदी की। राइन नहीं है, ये रोन है। ये फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के अंदर बहने वाली नदी है। ये कहाँ से निकलती है? ये भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जहाँ से हमारी राइन निकल रही थी वहीं से रोन निकल रही है। आल्प्स माउंटेन श्रृंखला स्विट्ज़रलैंड से निकलती है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक बहुत ही फेमस लेक है, लेक जिनेवा। आपने नाम जरूर सुना होगा। जिनेवा कन्वेंशन का नाम भी आपने सुना होगा। ये वही वाली लेक जिनेवा है। जिनेवा एक स्टेट का नाम भी है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, इस लेक के आसपास वाले क्षेत्र में। तो इस लेक जिनेवा के बीचों बीच से निकल के आती है रोन नदी, यानी हम कह सकते हैं कि लेक जिनेवा जो है वो रोन नदी के अंदर ही स्थित है। मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में ये नदी आके गिर जाती है। आल्प्स माउंटेन में भी जहाँ से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम रोन ग्लेशियर है, तो उसी ग्लेशियर के नाम पर इस नदी का नाम रोन नदी रख दिया गया है। एक फ्रांस का मुख्य शहर है लियोन। यहाँ पे आपको अक्सर खेल होते रहते हैं, लियोन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो लियोन जो फ्रांस का एक शहर है वो रोन नदी के किनारे पर स्थित है। रोन के साथ काफ़ी मिलता है लियोन, ये बात आप याद रखेंगे। जब ये नदी मेडिटेरियन सागर में, भूमध्य सागर में गिरती है तो 2 इसकी श्रृंखलाएं बन जाती हैं, ग्रेट लियो रोन और लिटिल रोन। चलिए मैप में हम इस नदी को ढूंढते हैं। ये रोन नदी है। ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जहाँ से ये निकल रही है ये मैंने आपको बताया था। ये कौन सी लेक है? यही है लेक जिनेवा। इसी के बीचों बीच से ये नदी निकल के आ रही है। उसके बाद ये फ्रांस में बहती हुई जाके 2 बार ब्रांच में बट के मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। ये मेडिटेरियन सी है, ये फ्रांस है, ये स्विट्ज़रलैंड है। और यहाँ पे जो आपको एक शहर दिखाई दे रहा है लियोन, ये लियोन इसी नदी के किनारे पर स्थित है। नदी का नाम क्या था? नदी का नाम है RHONE, रोन, रोन। उसके बाद पो को इटली में बहने वाली नदी है। पो को जो है काफ़ी धार्मिक महत्व दिया जाता है। पो नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है। केवल इटली में ही बहती है और इटली की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये भी आल्प्स माउंटेन पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इटली के आल्प्स माउंटेन पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसे हम कोटियन आल्प्स कहा जाता है। एड्रियाटिक सी जो कि भूमध्य सागर का हिस्सा है उसमें जाकर ये नदी गिर जाती है। पो, याद रखिएगा, पो नदी इटली की नदी है, इटली की सबसे लंबी नदी है।
आल्प्स माउंटेन श्रृंखला से ही निकलती है, कोटियन आल्प से, और एड्रियाटिक सी जो कि भूमध्य सागर का हिस्सा है वहीं जाके गिर जाती है। ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है ये पो नदी है, ये वाली नदी है पो। ये देश है इटली। ये वाला जो आपको सागर दिखाई दे रहा है ये है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर भूमध्य सागर का हिस्सा है। भूमध्य सागर पर मैं ऑलरेडी बहुत ही डिटेल्ड में वीडियो बना चुका हूँ, तो याद रखिएगा पो नदी को आप इटली के साथ याद रखेंगे, एड्रियाटिक सी के साथ याद रखेंगे। सीन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक देश है फ्रांस और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? पेरिस। तो पेरिस में बहुत अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलेंगे, एफिल टावर देखने को मिलेगा, तो उसी नदी के किनारे पर स्थित है, सीन के किनारे पर स्थित है पेरिस। ये नदी फ्रांस के अंदर बहती है और इंग्लिश चैनल में जाके गिर जाती है। अब इंग्लिश चैनल क्या है, चलिए मैप में हम इंग्लिश चैनल देखते हैं। ये जो ऊपर वाली नदी आपको दिख रही है ये सीन नदी है, ये हमारा ग्रेट ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, और इनके बीच में जो पतला सा आपको एक जलमार्ग दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल। क्या बोलते हैं इसको हम? इंग्लिश चैनल। ये जो है इस वाले सागर का हिस्सा है। ये कौन सा सागर है? ये अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन में जो पतला सा जलमार्ग है इसको हम इंग्लिश चैनल बोलते हैं। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली सबसे पहला पुरुष और सबसे पहली महिला कौन थी, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वही इंग्लिश चैनल है। इस इंग्लिश चैनल में जाके गिर जाती है कौन सी नदी? नदी का नाम है हमारा सीन, और इस नदी किनारे पर स्थित है पेरिस, जो कि किसकी राजधानी है? पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। इतना ही आपको याद रखना है। पेरिस और ले हवारे भी एक शहर है, ये इसी नदी के किनारे पर स्थित हैं। ये नदी का नाम था सीन। एक और नदी यहाँ पे आपको दिखाई देगी फ्रांस के अंदर ही, जिस नदी का नाम है लियोरे। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है लियोरे नदी कौन से देश में बहती है, तो लियोरे नदी फ्रांस में बहती है। कहाँ से निकलती है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। और कहाँ जाकर गिर जाती है? तो बे ऑफ बिस्की। ये आपको जो नदी दिखाई देगी इस नदी का नाम है LOIRE, लोरे नदी। ये लोरे नदी है, फ्रांस के अंदर बहती है। कहाँ जाके गिर जाती है? बे ऑफ बिस्की में गिर जाती है। बिस्की की खाड़ी है, ये फ्रांस है, और ये क्या है? ये स्पेन है, और बीच में जो खाड़ी बन गई है ये है बे ऑफ बिस्की, और ये है अटलांटिक ओशियन। नाम याद रखिएगा नदी का। नदी का नाम है लियोरे नदी। ठीक है, लियोरे नदी मैंने आपको बता दी। सीन नदी मैंने आपको बता दी, सीन के किनारे पे पेरिस स्थित है, मैंने आपको ये भी बता दिया। दोनों की दोनों नदियाँ फ्रांस में बहती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद विस्तुला नदी। विस्तुला नदी से क्वेश्चन ये आता है कि विस्तुला नदी पोलैंड के अंदर बहती है। अब पोलैंड की राजधानी है वारसा। वारसा पैक्ट आपने हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा, ये वही वाला वारसा है। तो वारसा जो पोलैंड की राजधानी है वारसा, वो विस्तुला नदी के किनारे पर स्थित है। और विस्तुला नदी जो है वो बाल्टिक सागर में जाके गिरती है। गल्फ ऑफ गडांस्क है बाल्टिक सागर में, वहाँ ये नदी जाके गिर जाती है। चलिए इसको भी हम मैप में ढूंढते हैं। ये जो नदी आपको दिखाई देगी ये है विस्तुला नदी। यहाँ पे आपको शहर दिखाई देगा वारसा, और ये जो आपको देश दिखाई देगा ये है पोलैंड। तो आप देख रहे हैं ये पोलैंड में ही बह रही है। वारसा इसके किनारे पर स्थित है। ये बाल्टिक ओशियन है, ये बाल्टिक सागर है, और जो खाड़ी आपको दिखाई दे रही है इस खाड़ी का नाम क्या है? गल्फ ऑफ गडांस्क। तो यहाँ जाके गिर जाती है। बस इतना ही आपको याद रखना है इस नदी के साथ में, पोलैंड, वारसा और बाल्टिक सागर, और नदी का नाम है विस्तुला। नदी का नाम है विस्तुला। उसके बाद नीवा नदी। हालांकि ये नदी केवल 74 किलोमीटर ही लंबी है, बहुत छोटी नदी है, लेकिन फिर इस वीडियो में मैंने क्यों इंक्लूड करी है? इंक्लूड इसलिए करी है कि नदी छोटी तो ये बहुत है, लेकिन इसके अंदर जो पानी का बहाव है, पानी का डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है। जो हमारी फिनलैंड है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है, उसमें जाके गिरती है। गल्फ ऑफ फिनलैंड किसका हिस्सा है? गल्फ ऑफ फिनलैंड बाल्टिक सागर का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको फिजिकल मैप ऑफ यूरोप में बता चुका हूँ। मुख्य सोर्स है ये नदी हमारे बाल्टिक सागर का। कहाँ है? चलिए पहले इसको मैप में ढूंढेंगे। ये बाल्टिक सागर है, ये फिनलैंड देश है, और ये 3 हमारे बाल्टिक देश हैं। ये सारे के सारे बाल्टिक देश नहीं हैं, बाल्टिक देश 3 ही हैं। कौन कौन से? इस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया, इन तीनों को हम बाल्टिक देश कहते हैं। तो इस्टोनिया और फिनलैंड, इन दोनों के बीच में जो खाड़ी आपको दिखाई दे रही है इसका नाम है गल्फ ऑफ फिनलैंड। यहाँ पे आपको एक लेक दिखाई देगी रशिया के अंदर, इसका नाम है लेक लगोड़ा। लेक लगोड़ा जो है वो रशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लेक है। रशिया की सबसे बड़ी और गहरी जो झील है उसका नाम है लेक बैकाल, जो आपको साइबेरिया वाले क्षेत्र में मिलेगी। ये रशिया का यूरोप वाला क्षेत्र है, इसमें आपको मिलेगी लेक लगोड़ा। क्योंकि ये रशिया का यूरोप वाला क्षेत्र है तो लेक लगोड़ा जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी झील है लेक लगोड़ा। इसके पास में एक मिलेगी आपको लेक ओनेगा, ये दूसरी सबसे बड़ी झील है यूरोप की। तो यूरोप की 2 बड़ी बड़ी झीलें यही हैं।
तो जो लेक लगोड़ा है, इस लेक लगोड़ा से ही उदय होता है कौन सी नदी का? नदी का नाम है हमारा नीवा। नीवा नदी लेक लगोड़ा से चलती है और गल्फ ऑफ फिनलैंड में आके गिर जाती है। केवल 74 किलोमीटर लंबी नदी है, लेकिन जो रूस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, लेनिनग्राड उसका नाम हुआ करता था इतिहास में। अभी उस शहर का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया का सबसे बड़ा शहर है। सेंट पीटर्सबर्ग इस नीवा नदी के किनारे पर ही स्थित है। गल्फ ऑफ फिनलैंड नीवा बे में ये नदी जाके गिर जाती है। बस आपको याद रखना है कि गल्फ ऑफ फिनलैंड को लेक लगोड़ा से जोड़ने वाली जो नदी है, ये एक वाटर वे भी है। यहाँ पे यातायात भी कहा जाता है, करा जाता है। उस नदी का नाम है नीवा नदी। अब नीवा नदी के आगे भी जो है यहाँ पे आपको मिलेगा एक सागर, ये व्हाइट सागर है। इसको आप मैप में देखिए, जैसे मैंने अपने शुरू में बताया था व्हाइट सागर। अब व्हाइट सागर को हमने बाल्टिक सागर से जोड़ दिया है। बाल्टिक सागर हमारा अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है, व्हाइट सागर हमारा आर्कटिक ओशियन का हिस्सा है। दोनों सागरों को जोड़ दिया गया है नहर के थ्रू। नहर कहाँ बनाई गई? यहाँ पे तो ऑलरेडी नीवा नदी है जो लेक लगोड़ा से गल्फ ऑफ फिनलैंड को जोड़ रही है। यहाँ पे सिविर नदी है, सिविर नदी है जो लेक ओनेगा को लेक लगोड़ा से जोड़ रही है। तो यहाँ तक तो हमें नहर बनाने की ज़रूरत थी ही नहीं। उसके बाद हमने लेक ओनेगा से एक नहर बनाई है रशिया ने व्हाइट सी तक, जिसका नाम है व्हाइट कैनाल। नहर का नाम व्हाइट कैनाल है, जो कि व्हाइट सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ देती है और उसी यातायात वाले रूट का हिस्सा है हमारी नीवा नदी। याद रखिएगा, लेक का नाम, नीवा नदी का नाम, लेक लगोड़ा का नाम और गल्फ ऑफ फिनलैंड का नाम, ये सब आप याद रखेंगे। नीवा नदी जो है वो रशिया की नदी है। सेंट पीटर्सबर्ग इसी नदी के किनारे पर स्थित है। हमने इतनी सारी नदियां अभी यूरोप की पढ़ी, कुछ नदियां इसमें छूट गई होंगी जो कि छोटी थीं, लेकिन उनके किनारे पर कुछ इंपॉर्टेंट शहर थे, तो उनके बारे में भी अभी हम जानेंगे। एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम नीदरलैंड का एक शहर है एम्स्टर्डम, जो कि एम्स्टल नदी के किनारे पर स्थित है। एम से एम्स्टर्डम है, एम से ही एम्स्टल है। एम भी याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। बेलग्रेड, जैसा मैंने आपको बताया था, यूगोस्लोवाकिया या स्लोवाकिया का शहर है। यूगोस्लोवाकिया नहीं है, स्लोवाकिया आएगा। उसकी राजधानी है बेलग्रेड, डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। बर्लिन, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, स्प्री नदी के किनारे पर स्थित है। बर्लिन में स्त्रियां या स्त्रियों में बर्लिन, स्त्री मूवी कैसे भी आप याद रख सकते हैं। स्प्री नदी के किनारे पर स्थित है बर्लिन। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और लोग अक्सर गलत कर देते हैं क्योंकि स्प्री नदी का नाम पता ही नहीं होता है। स्प्री के किनारे पर स्थित है बर्लिन। बुडापेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया था, हंगरी की राजधानी है, डैन्यूब के किनारे पर स्थित है। ये मैप में देख चुके हैं। आयरलैंड का शहर है डुप्लिम। डुप्लिम जो है वो लिफली नदी किनारे पर स्थित है। आयरलैंड में बहने वाली नदी है लिफली नदी। इसी तरह से हमारा स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो। ग्लासगो जो है वो सिल्डी नदी के किनारे पर स्थित है। जर्मनी का जो शहर है हम्सबर्ग, ये मैंने आपको ऑलरेडी मैप में दिखाया था। हम्सबर्ग जर्मनी का शहर है, एल्ब नदी किनारे पर स्थित है। और हम अक्सर जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी एल्ब के किनारे पर स्थित मान लेते हैं, लेकिन बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है वो स्प्री नदी के किनारे पर स्थित है। जर्मनी का शहर हमबर्ग जो है वो एल्ब नदी के किनारे पर स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग मैंने मैप में आपको दिखाया, नीवा नदी के किनारे पर स्थित है। लिस्बन मैंने आपको बताया जो पुर्तगाल की राजधानी है, टोगोस नदी के किनारे पर स्थित है। आइबेरियन पेनिनसुला याद कीजिए। लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है वो थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। एग्जामिनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है। थेम्स जो एक बहुत छोटी सी नदी है, थेम्स नदी किनारे पर स्थित है लंदन, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है। मास्को जो मैंने आपको बताया था, मास्को मोस्कावा नदी के किनारे पर स्थित है। और मोस्कावा किसकी सहायक नदी है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ऑलरेडी पीछे पढ़ा चुका हूँ। मास्को के साथ मोस्कावा आप याद रखेंगे। पेरिस में बहुत अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलते हैं, मैंने आपको मैप में दिखाया। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वो सीन नदी किनारे पर स्थित है। इटली की राजधानी रोम है, वो तिबर नदी किनारे पर स्थित है। इटली की राजधानी रोम। जब पूछा जाता है रोम किस नदी किनारे पर स्थित है, तो हम अक्सर समझते हैं इटली में तो पो बहती है, तो पो के किनारे पर स्थित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रोम जो इटली की राजधानी है वो टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना मैंने आपको मैप में दिखाया, डैन्यूब के किनारे पर थी। और पोलैंड की राजधानी वॉर्सा मैंने आपको मैप में दिखाया, विस्तुला नदी के किनारे पर स्थित थी। तो इस तरह से हमने इसको कवर कर लिया है। यूरोप की जो नदियां हैं उनको हमने कवर कर लिया है। आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, मैंने यूरोप की नदियों के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका सही जवाब आप देने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई गारंटी
यूरोप की नदियों से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो के बाहर नहीं आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब सारा ध्यान रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें।